सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम को लेकर एक अंतरिम आदेश दिया है। और ये देखो, ये जो अधिनियम पारित किया गया था, ये जो कानून बना था 2025 में, इसी साल बना था, इसको लेकर अच्छी खासी कुछ समय पहले कंट्रोवर्सी रही थी। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि वहां पर दंगे वगैरह भी हो गए थे, तो काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। इसमें मुस्लिम धर्म को लेकर यह बोला गया था कि इस धार्मिक मामलों में यह हस्तक्षेप कर रहा है जो सरकार ने कानून बनाया है। तो ये वक्फ संशोधन अधिनियम क्या है, वक्फ क्या है, इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं, सरकार क्या बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, और आने वाले समय में इस पर क्या क्या और चीजें हो सकती है, इसमें संवैधानिक जो चुनौतियां हैं या संवैधानिक मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, और किन किन एंगल को टच कर रहे हैं, यानी कि जो वक्फ को लेकर जो सारी बातें, उन पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे इस पर कैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये पेपर की कटिंग आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या रहता है, ये लगभग हर एक पेपर में ऐसा ही आया हुआ है। हम देखते हैं वक्फ, इसका पूरा नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, और ये क्या है, इसको अंतरिम आदेश पारित हुआ था, ये कल हुआ था, ये 15 सितंबर 2025 का है अंतरिम आदेश। यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वक्फ क्या है, वक्फ ये क्या है, हम ये बात करते हैं। तो देखिए, वक्फ है ऐसी धार्मिक संपत्ति जो मुस्लिम धर्म में दान में दी गई है। यानी कि क्या रहता है, जैसे आप मंदिरों में जाते हो, बाकी जगह जाते हो, हिंदू धर्म वाले जैसे चर्च गिरजाघर या बाकी जगह जाया जाता है, तो लोग मन्नतें मांगते हैं या कोई कुछ करता है, तो उसके लिए क्या रहता है, अपनी इच्छा से कुछ संपत्ति में पैसे भी हो सकते हैं, जमीन जायदाद भी, कुछ भी हो सकते हैं। संपत्ति का मतलब संपत्ति होता है, तो धर्म के लिए देता है, धार्मिक मामलों के लिए, ठीक है, हमारी ये चीजें पूरी होगी, इसलिए हम धार्मिक मामलों में दान में देते हैं। जो मुस्लिम धर्म में जो दी जाती है दान में, जो संपत्ति इस तरह दी जाती है, तो वो क्या आती है, वो आती है वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि जो ये संपत्ति है ना, ये जैसे जो अनुमान निकाले गए थे 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, और अब इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोई तो होना, कोई बॉडी हो, कोई संस्था हो, तो उसको मैनेज करने के लिए कई सारे लोगों का एक समूह बनाया जिसको बोला गया बोर्ड। तो वक्फ जो बोर्ड है, और वो उस सारे संपत्ति को मैनेज करता है कि ये संपत्ति किसको देनी है, किसको किराए पर देनी है, किसको नहीं देनी है, इस संपत्ति का कैसे रख रखाव किया जाए, ये सारा मुद्दा उसी को लेकर है। इसमें सबसे पहले आया था वक्फ अधिनियम 1995 आया था। इसके बाद क्या था, इसमें है कि ये क्या करता है वक्फ, इसमें वक्फ बोर्ड की बात की गई है, तो ये मैनेज करता है, प्रोटेक्ट करता है और रेगुलेट करता है इस संपत्ति को जो धार्मिक कार्यों के लिए दी गई है मुस्लिम धर्म में। बाद में इसमें संशोधन हुआ था, 1995 में आया, 2013 में इसमें संशोधन हुआ। अब 13 के बाद इसके बाद ये 2025 में फिर से संशोधन किया गया था इसमें, और संशोधन करते हुए इसमें कुछ चीजें शामिल की गई थी। इसमें क्या किया गया था संशोधन में, एक तो ये प्रॉपर्टी का डिजिटलाइज किया गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ ना, कई बार करप्शन के भी आरोप लगे थे कि करप्शन हो रहा है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था, और कुछ ऐसी है कि जिसमें इरेगुलरिटी पाई गई थी संपत्ति में, कि ऐसी संपत्ति है जो कोड़ियों के दाम पर होटलों को किराए पर दे दी गई। तो ऐसे कई तरह के केस आए थे, उसको लेकर सरकार ने यही बोला था कि 2025 में, यानी कि इसी साल बोला सरकार ने कि हम इसमें कुछ, यानी कि इसको और अच्छे से रेगुलराइज करेंगे, इसमें बदलाव करके इसको, ताकि और अच्छे से इसका मैनेजमेंट प्रबंधन किया जा सके। पहला था कि ये डिजिटलाइज की जाएगी। दूसरा क्या रहता है, जो वक्फ बोर्ड था ना, उसमें क्या किया गया, नॉन मुस्लिम मेंबर भी शामिल किए गए। बोले ये तो धार्मिक मामलों से संबंधित ये संपत्ति का रख रखाव ही तो कर रहा है ना, रख रखाव कर रहा था, इसमें गैर मुस्लिम व्यक्ति भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का रख रखाव कर रहा है, चाहे वो कोई भी है। तो इसके अलावा जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं को भी इसमें, मुस्लिम धर्म की, इसमें ये बोला गया कि मुस्लिम धर्म के महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ये करके बोला गया। इसके अलावा है जो वक्फ बोर्ड है ना, जो ट्रिब्यूनल है वक्फ, यानी कि जो ट्रिब्यूनल है वक्फ, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है नहीं है, कोई मामला है, उसको लेकर कोई भी इश्यू, तो उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल की बात की गई है। और ये बोला गया कि फिर अगर आपको चैलेंज करना है तो उसका हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, ये बातें की गई है। ये 2025 में कंट्रोवर्सी इसको लेकर फिर किस चीज पर हुई कि भाई ठीक है, अगर अच्छा काम कर रहा है
ठीक है, महिलाओं को शामिल कर रहा है, बाकी पहलुओं को टैकल कर रहा है, तो फिर इसमें चैलेंज कहाँ पर हुआ, कंट्रोवर्सी हुई कि ये क्या करता है, ये वक्फ बाय यूजर की जो अवधारणा है ना, इसको हटा देता है। वक्फ बाय यूजर क्या होता है, इसमें ये रहता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग की जा रही है, तो वो ऑटोमेटिक ये मानी जाती है कि ये वक्फ की संपत्ति है, यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये माना जाता है। और इसमें क्या है, इसमें 5 साल का प्रैक्टिस का लगा दिया कि अगर आप वक्फ क्रिएट करते हो तो इसमें क्या रहेगा, आपको 5 साल मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस करनी होगी। ये किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर बोला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इसको तो वैसे हटा दिया है, अभी आप देखेंगे तो पर ये बोला है कि इसको डिफाइन करने के लिए कोई व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये राज्य सरकारें क्या करेंगी, अलग अलग राज्य की सरकारें उसके लिए कानून बनाएंगे जिसमें ये डिफाइन करेंगे कैसे पहचान किया जाए कि कोई 5 साल से मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं। बोला कि इसलिए तब तक ये हटा दिया जाता है जब तक ये ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता है। अगला जो अगला है, इसमें वुमेन का इनहेरिटेंस को लेकर इश्यू हुआ कि भाई इसमें क्या किया गया, इंश्योर वक्फ जो संपत्ति डिनाई इनहेरिटेंस राइट टू फीमेल। फिर अगला है गवर्नमेंट का क्या है, जो डिस्प्यूट होंगे तो डिस्प्यूट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा हैंडल करेगा, जो गवर्नमेंट के लैंड गवर्नमेंट की जो चिन्हित की गई है कि कौन सी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की पर दावा किया गया है या नहीं किया गया, इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दी गई। यहाँ पर पहले यहाँ पर कोर्ट में केस होता था, यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कि भाई ये सरकारी संपत्ति है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ इन चीजों को लेकर इशू हुआ। इसके साथ साथ क्या इशू हुआ, इसके साथ साथ ये भी बोला गया था जब काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ, तो क्योंकि ये मुस्लिम धर्म के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। पर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो मेन इश्यू जो कोर्ट में गए थे धार्मिक मामलों के बजाय ना ये मामले ज्यादा थे। अगला सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और इसमें ना कल ये आदेश दिया। इसमें क्या किया, पूरी तरह से इस पर स्टे नहीं लगाया है, इस कानून पर आंशिक रूप से रोक लगाई है, यानी इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। और किन किन चीजों पर इसने क्या किया, जिन पर स्टे किया है, जैसे 5 साल की जो प्रैक्टिस वाला है ना, इसको स्टे कर दिया। ये बोला कि ये आर्बिट्रेरी है और इस तरह बोलकर ना इस पर स्टे लगा दे, यानी इस पर रोक लगा दे। 5 साल की मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस का प्रावधान यहाँ से हटा दिया गया, एक इस पर लगाए। दूसरा है कलेक्टर अथॉरिटी। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि कलेक्टर है ना, इसका क्या कर रहा है, ये अगर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी है या कहीं डीएम है, अगर वो इन चीजों को हैंडल कर रहा है, वो इस तरह के आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सी गवर्नमेंट की या कौन सी ये है वक्फ की संपत्ति है, ऐसे आइडेंटिफाई करेगा, यानी यहाँ पर सही गलत का फैसला कर रहा है, यानी जजमेंट कौन पास कर रहा है, जजमेंट कर रहा है डीसी। और बोला कि ये तो कोर्ट का काम है, तो यहाँ पर ये बोला गया। और डीसी किस में आ जाएगा, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की 3 शाखाएं होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव वाली ब्रांच में यह आता है, तो यानी कार्यपालिका शाखा। क्योंकि हम संविधान में पढ़ते हैं ना, संविधान का आर्टिकल 50 क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, बोलता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई देता क्योंकि यहाँ जजमेंट ये पास कर रहा है, तो इसको भी बोला कि ये ओवर रीच कर रही है एग्जीक्यूटिव, तो ये भी यहाँ भी स्टे लगा दिया संविधान के खिलाफ। तीसरा थर्ड पार्टी राइट का है। इसमें ये बोला कि रिस्ट्रिक्टेड क्रिएशन ऑफ राइट ऑन डिस्प्यूट प्रॉपर्टी अंटिल ट्रिब्यूनल जजमेंट। जब तक ट्रिब्यूनल का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये करके है। तो अगला क्या है, इस पर भी क्या किया है, इस वाले इश्यू पर भी यहाँ स्टे लगा दिया है, ट्रिब्यूनल जजमेंट से पहले वाले पर भी। अगला है कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये किया है कुछ ना डायरेक्ट, इसके साथ साथ कोर्ट ने ना कुछ जगह तो यहाँ स्टे हम देखते हैं स्टे लगा दिया, कुछ जगह ना निर्देश भी दिए हैं, डायरेक्शन दिया, ठीक है यहाँ रोक देते हैं, कुछ जगह सरकार को निर्देश दिए हैं कि आपको क्या कर सकते हैं। यहाँ पर दिया नॉन मुस्लिम मेंबर का, ये बोला गया कि जो लिमिटेड किया नॉन मुस्लिम मेंबर को, भाई ऐसा मत कीजिए कि पता लगे कि सारे नॉन मुस्लिम, जैसे सेंट्रल लेवल पर आप 4 भर सकते हैं, जो केंद्रीय होता है ना वो बोर्ड है तो उसमें 4 मेंबर हो सकते हैं, स्टेट लेवल पर 3 मेंबर हो सकते हैं, ऐसे करके ना कैप लगा दिया। इसके अलावा क्या रहेगा ना, इसका प्रीफरेंस ये है प्रेफरेंशियल मुस्लिम सीओ, ये बोला गया जो सीओ होगा, जो अधिकारी होगा, जो बोर्ड का अधिकारी होगा, कोशिश करना चाहिए, देखिए ये कहीं नहीं लिखा मैंडेटरी, प्रेफरेंशियल,
यानी प्राथमिकता देनी चाहिए जो मुस्लिम हो, यानी कि वही मुस्लिम धर्मों के मामले की संपत्ति है उसका प्रबंधन कर रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए उसको प्राथमिकता दी जाए, यानी उसको प्रायोरिटी दी जाए, ये कोशिश करे। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी। ये क्या किया, डिटेल कंसिडरेशन ऑफ, ये है कि ठीक है इसका डिटेल में इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये करके रहा। फिर इसके अलावा रहेगा लीगल बैटल इश्यू। यहाँ पर कानूनी इश्यू क्या क्या थे, यहाँ जो पिटिशनर थे ना, इनके जो तर्क थे और गवर्नमेंट के तर्क ये इस तरह के थे। पिटिशनर ने क्या किया, ये जो हमारे धर्म के मामले, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 है संविधान के भाग, यानी संविधान में टोटल मिलाकर कई सारे भाग है, एक किताब में कई सारे चैप्टर होते हैं, फिलहाल के लिए आपको इतना ही काफी है। तो इस तरह करके 22 भाग में से जो तीसरा चैप्टर है यानी तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों की बात की है, फंडामेंटल राइट। और तीसरे भाग में भी जब हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी हम ये देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी इसको बोलते हैं रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 से लेकर हमारे 30 में, तो ये बोल रहा है कि ये आर्टिकल 25 और 26 है ना, इसका वायलेशन कर रहा है, ये बोल रहे थे यहाँ पर जो इशू था। इसके अलावा था अंडरमाइन प्रॉपर्टी राइट। ये जो है प्रॉपर्टी राइट है, पहले मौलिक अधिकार था, बाद में हटाकर संविधान से, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, फंडामेंटल राइट से हटाकर ये डाल दिया गया था 300A में। अब ये यही बोल रहे हैं कि इसको अंडरमाइन कर रहा है, इसको और ज्यादा सप्रेस कर रहा है, इसको संवैधानिक अधिकार को और इसमें कमी कर रहा है। डिस्क्रिमिनेट अगेन मुस्लिम कम्युनिटी, ये क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मुस्लिम जो संप्रदाय है, मुस्लिम धर्म है, उससे भेदभाव कर रहा है। ये आर्गुमेंट थे। सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपने पक्ष में दलील दिया, जो वक्फ बोर्ड है ना, ये सेकुलर फंक्शन, हमने क्या किया है, इंडिया का सेकुलर है, क्योंकि जो हम धार्मिक मामलों की बात करते हैं उसमें सेकुलर कंट्री की हम बात करते हैं, कहीं ये नहीं लिखा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का। तो हमने क्या किया, वक्फ बोर्ड को कोशिश की है कि नॉन मुस्लिम मेंबर शामिल करके इसको ज्यादा सेकुलर बनाया जाए। इसके अलावा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए हैं पार्लियामेंट के पावर में। हमने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया है, हमने कोई ऐसा नहीं किया है कि भाई संपत्ति छीन के बाकियों को बांट दिया या कुछ इस तरह किया है। ये बोला है कि प्रशासनिक सुधार किया, क्योंकि इसके ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे थे, भाई भतीजावत के इस तरह के आरोप लग रहे थे, तो हमने उसमें सुधार किया है। 5 ईयर रूल है ना, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉडुलेंट वक्फ, यानी कि ये बोल रहा है जो वक्फ है, जो फ्रॉडुलेंट यानी जो गड़बड़ करते हैं तो उसको प्रिवेंट करता है। कैसे, यहाँ पर आर्गुमेंट भी हुआ था, तो क्या था तो कि इस पर इस तरह का आर्गुमेंट हुआ था, बोला गया कि बोले कि जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, एक से ज्यादा शादी करना चाहता है, वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर ज्यादा शादी कर लेता है, तो हाँ ऐसे ही क्या रहेगा, कोई भी अगर कोई दिवालियापन से बचाव करना चाहता है या कोई फ्रॉड से बचना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो वक्फ क्रिएट कर देता है, वक्फ को संपत्ति दे देता है। तो ये रहता है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर, तो उससे बचाव के लिए हमने 5 साल का, ताकि कोई ऐसे हो गए ना जैसे कन्वर्ट होकर ऐसे खुद को बचा, फ्रॉडुलेंट संपत्ति के आधार पर खुद को बचा न ले कि सरकार शिकंजा कस रहा, उसके ऊपर ईडी ने उस पर रेड की या कुछ इस तरह का किया, तो उसने बोला कि नहीं हमने तो दान दे दिया, या फिर टैक्स बचाने के लिए हमने ये कर दिया। तो यहाँ पर सरकार की यही दलील थी कि ऐसे तुरंत कन्वर्जन वाले को हटा दे, 5 साल प्रैक्टिस होना चाहिए। पर 5 साल डिफाइन कैसे करें, इसको कोर्ट ने बोला कि भाई सरकारें डिफाइन करेंगे इसको। यहाँ फिर इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर जो मुद्दा उभरता है वो रिलीजियस फ्रीडम का उभरता है, इक्वल ट्रीटमेंट का उभरता है, क्या सभी संप्रदायों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रॉपर्टी राइट के जो मुद्दे उभरते हैं, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर, ये 4 इसमें जो हित धारक है ना, जैसे कि अगर आप इसका पेपर 2 के साथ साथ अगर इस तरह इसको अगर आप पेपर 4 से एथिकल इशू से कनेक्ट करेंगे तो उसमें बोलते हैं ना एथिकल इशू में, यानी इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो इसमें ना ये चार पहलू हैं, 4 पक्ष हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा रहेगा आपका आगे क्या किया जा सकता है, इसमें है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये लीगल माइलस्टोन का काम करेगा ये जो डिसीजन है। इसके अलावा है कि जो पेंडिंग रेजुलेशन है ना, फाइनल जजमेंट का भी हम वेट करना होगा, और ये क्या करेगा, द फाइनल वर्डिक्ट विल डिटरमाइन द बैलेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी। जब ये रहता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी प्रशासनिक दक्षता, इसको कैसे ज्यादा प्रभावी बनाया जाए, इसके बीच में, और जो धार्मिक है, धार्मिक आजादी के बीच में, यानी अगर सरकार कहीं भी
बोलते हैं ना यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ ये हो रही है, चाहे मुस्लिम है या हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में भी कई सारे ट्रस्ट वगैरह बनाए जाते हैं, चाहे क्रिश्चियन में है, चाहे इसके अलावा सिखिज्म में, किसी भी धर्म में है, अगर सरकार इंटरफेयर करती है प्रशासनिक मामलों में तो उसके लिए भी ये लैंडमार्क का काम करेगा। इसके जो फाइनल जजमेंट आएगा। अगला है मेजर इम्प्लीकेशन। ये क्या है? आउटकम विल शेप द फ्यूचर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। इससे क्या रहेगा ना, जो भविष्य में जो वक्फ की संपत्ति होगी उसके लिए भी ये एक आगे दिशा के रूप में काम करेगा। तो ये हमारा आज का मुद्दा था और इसके बारे में ना इसके हमने अलग अलग